शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर शिक्षावाणी। आज शिक्षावाणी का सफर आप तय करेंगे आपकी अपनी समता दीदी के साथ। शिक्षावाणी के पिटारे में क्या क्या है, चलो जल्दी से बच्चों को बता देते हैं। हमेशा की तरह बच्चे सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, और हमारी मीना की कहानी का विषय रहेगा सुरीला संगीत। उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। विषय रहेगा हमारा गणित और पाठ 1 परिमेय संख्याएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, और इसकी जो प्रस्तुति देने आ रहे हैं वो हैं सोहन लाल गुप्ता जी, और इसकी जो समीक्षा की है वो की है महेश बाबू शर्मा जी ने। इसके बाद कक्षा 10 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद, और जो हमारे अध्यापक हैं जो इसकी प्रस्तुति लेकर आए हैं वो हैं सुरेंद्र बिश्नोई जी, और इसकी जो समीक्षा की है वो की है संतोष यादव जी ने। तो भाई अब वक्त हो चला है हमारे सभी साथियों को सुना दी जाए मीना की कहानी। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो, कैसे हैं आप सब? ये हुई ना बात। चलो इसी बात पे मिलते हैं मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? हाँ, वो रही मीना, दीपू के साथ स्कूल जा रही है। दीपू, तुम्हारे हाथ में ये कटोरी, इसमें क्या है? इसमें है खिचड़ी जो माँ ने रेखा दीदी के लिए भेजी है। रेखा दीदी कौन है दीपू? भूल गई? मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना कि साथ वाले गांव से मेरी मौसी की लड़की रेखा दीदी आने वाली है। अरे हाँ, याद आया। रेखा दीदी अब 3-4 महीने हमारे गांव में ही रहेंगी। वो देखो, वो रहा उनका घर। तुम यहीं रुको, मैं भाग के उन्हें ये खिचड़ी दे आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो। रेखा दीदी, नमस्ते रेखा दीदी। नमस्ते। रेखा दीदी, ये मीना है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। नमस्ते रेखा दीदी। नमस्ते मीना। और ये है मिट्ठू, मीना का प्यारा तोता। प्यारा तोता, हंसता रहता, कभी ना रोता। रेखा दीदी, इसका क्या नाम है? मुन्नी। अले अले मुन्नी, हमारे साथ खेलोगी मुन्नी? रेखा दीदी, मुन्नी तो और जोर से रोने लगी। हाँ, बीमार जो है, तभी माँ ने ये खिचड़ी भेजी है। मुन्नी, खिचड़ी खाना और जल्दी से ठीक हो जाना। हाँ? दीपू, तुम रुको, मैं अभी एक कटोरी खाली करके लाती हूँ। नहीं दीदी, अभी हमें देर हो रही है। मैं स्कूल से वापस आते समय ये कटोरी ले लूँगा। ठीक है। बहन जी आ गई, बहन जी आ गई। नमस्ते बच्चों, आज मुझे तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। 2 हफ्ते बाद जिले के सभी स्कूलों के बीच संगीत की प्रतियोगिता होने वाली है। हर स्कूल से एक टीचर और एक छात्र या छात्रा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मजा आएगा। मैं तो गाना गाऊंगा। एक मिनट, पहले पूरी बात तो सुन लो। उस प्रतियोगिता का एक नियम है, भाग लेने वाले टीचर और विद्यार्थी में से एक को गाना होगा और दूसरे को कोई साज बजाना होगा। कोई भी साज, जैसे हारमोनियम,
ढोलक, बांसुरी वगैरह। बहन जी, फिर तो उस प्रतियोगिता में चमेली भाग ले सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है। बांसुरी बजाती है, मीठी धुन सुनाती है। मीना, तुम्हारा कहना ठीक है, चमेली सच में बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, लेकिन क्या बहन जी? मैं सोच रही थी कि उस प्रतियोगिता में गाना कौन गाएगा? आप। नहीं दीपू, मुझे गाना कहाँ आता है। इसका मतलब मैं उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगी। उदास मत हो चमेली, तुम प्रतियोगिता की तैयारी करो, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। और उसी दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, दीपू और चमेली घर लौट रहे थे तो मीना, दीपू, चमेली। बहन जी, आप इस तरफ? हाँ मीना, मुझे नर्स बहन जी से कुछ काम है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए बहन जी। चमेली, बांसुरी बजाते बजाते चलो ना, बहुत अच्छी धुन थी। जी बहन जी। मीना, दीपू, चमेली और बहन जी अभी थोड़ी दूर तक ही गए थे कि चंदा है तू मेरा सूरज है। इतना प्यारा गीत। चमेली, फिर से बांसुरी बजाओ तो। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। ये आवाज तो कहीं आसपास से आ रही है। आसपास से आ रही है, शायद रेखा दीदी गा रही है। अरे हाँ बहन जी, मिट्टू ठीक कह रहा है, ये आवाज तो रेखा दीदी के घर से ही आ रही है। रेखा दीदी कौन है मीना? मेरी मौसी जी की बेटी। आइए उनके घर चलते हैं, मुझे उनसे अपनी कटोरी भी लेनी है। रेखा दीदी, रेखा दीदी। हाँ दीपू, मैं अभी आई। ये लो दीपू कटोरी। रेखा दीदी, ये हमारी बहन जी हैं। बहन जी, ये रेखा दीदी हैं, मेरी मौसी जी की बेटी। और ये है मुन्नी, रेखा दीदी की बेटी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। रेखा, अभी अभी गाना तुम गा रही थी? जी। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। धन्यवाद बहन जी। क्या बात है रेखा, तुम इतनी उदास क्यों हो? बहन जी, मैं बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी, लेकिन क्या रेखा? मेरे माता पिता ने 15 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। क्या? जी बहन जी, मुझे लगा था कि मैं शादी के बाद भी संगीत सीखना बंद नहीं करूंगी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मुन्नी पैदा हो गई और अले अले मुन्नी, चुप हो जाओ। रेखा, मुन्नी भी तुम्हारी तरह काफी कमजोर है। बहन जी, जब से ये पैदा हुई है हर समय बीमार रहती है, ऊपर से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या उम्र है इसकी? जी 8 महीने। इसका मतलब तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो। जी बहन जी, मैं 16 साल की थी जब मुन्नी पैदा हुई। रेखा, 18 साल से कम उम्र की लड़की माँ बनने के लिए ना तो शरीर से तैयार होती है, ना ही मन से। नर्स बहन जी ने भी यही कहा था। रो मत रेखा, क्या बात है, मुझे बताओ। बहन जी, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। मेरे पति शहर में काम करते हैं, 3-4 महीने में एक बार घर आते हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, ना कोई बात करने वाला, ना कोई सहारा देने वाला, इसीलिए मैं यहाँ रहने आई हूँ। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी और दुख समझ सकती हूँ। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बहन जी, पूछिए। 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है। क्या तुम्हें या तुम्हारे माता पिता को ये बात पता थी? नहीं बहन जी, तब ये बात ना मुझे पता थी, ना मेरे माँ बाबा को। तुम्हें शादी के बाद भी किसी ने नहीं बताया था कि छोटी उम्र में बच्चा होना माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? नहीं बहन जी, अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं इतनी छोटी उम्र में शादी करती ही ना। छोटी उम्र में शादी होने के कारण ना तो मैं पढ़ाई कर पाई और ना ही गायिका बन पाई। रेखा दीदी, आप अभी भी गायिका बन सकती हैं। बहन जी, अगर रेखा दीदी हमारे स्कूल में संगीत सिखाना शुरू कर दे तो। अरे हाँ, जब तक रेखा हमारे गांव में है तब तक वो बच्चों को म्यूजिक सिखा सकती है। और फिर रेखा दीदी संगीत प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगी।
मेरे साथ। मैं बांसुरी बजाऊंगी और रेखा दीदी गाना गाएंगी। गाना गाएंगी, इनाम जीत के लाएंगी। रेखा, क्या तुम हमारे स्कूल में म्यूजिक सिखाना चाहोगी कुछ दिन? जी बहन जी, संगीत तो मेरा पहला शौक है, लेकिन मैं स्कूल आऊंगी तो मुन्नी का ख्याल। रेखा दीदी, मुन्नी का ख्याल माँ रखेंगी। फिर ठीक है रेखा, मैं कल ही प्रिंसिपल साहिबा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। बात करूंगी, मुलाकात करूंगी। मीना की बहन जी ने प्रिंसिपल मैडम से बात करके रेखा को स्कूल में कुछ दिनों के लिए म्यूजिक सिखाने का काम दिलवा दिया। और फिर प्रतियोगिता के दिन जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। और ये प्रतियोगिता जीती है रेखा जी और चमेली ने। भाई वाह, मीना की समझदारी से रेखा को स्कूल में काम मिल गया। सरल करे ये सबका जीना, चपल चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता। 18 से कम की लड़की मत बांधो शादी के बंधन से, क्योंकि वो तैयार नहीं है, ना तन से ना ही मन से। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। क्या कहते हो दोस्तों, इसी बात पे हो जाए एक गाना? क्या कहा, हो जाए? तो ठीक है, ये रहा गाना। सच से हमको प्यार प्यारे बात कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। सच से हमको प्यार प्यारे बात कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। और बिना वजह क्यों सोचना, क्यों करनी माथा पच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। बन के दिखलाने की नहीं उम्र, ये शादी के बंधन में फंस जाने की। साथ बांध ले बात मेरी हर बच्चा और हर बच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। शादी कोई खेल नहीं है, ये है जिम्मेदारी, करनी पड़ती है जिसके लिए बड़ी तैयारी। और पहले हो जाओ तैयार, तन से मन से धन से, ताकि रहे न कोई शिकायत तुम्हें कभी जीवन से। बात मेरी ये जोरदार है, नहीं समझना कच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। गाना सुन के तो मजा आ गया। अब कहाँ चलना है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही कहा, अब चलना है खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। एक पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, एक जगह में अड़ा हुआ हूँ, सर पे मेरे बड़ा सा छाता, जो गर्मी से तुम्हें बचाता। चलो चलो, शाबाश, जल्दी से सोचो। एक जगह अड़ा हुआ है, वो बड़ा सा छाता। दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। ठीक है चमेली। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। मैं जीवन हूँ, जीवन मुझसे, यही है मेरी कहानी। इतना बड़ा हुआ हूँ खा के धूप, मैं पी के पानी। ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी। तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए ना बहन जी।
ठीक है दीपू। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी। ताजा हवा में देता उसको, पास जो मेरे आया। कभी मैं उसको देता फल और कभी मैं देता छाया। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है पेड़। पेड़ एक पाँव यानी अपने तने पे खड़ा होता है, एक ही जगह। पेड़ के सर पे पत्तों का बड़ा सा छाता होता है। पेड़ से ही जीवन है और पेड़ हमें ताजा हवा, फल और छाया देता है। हाँ मीना, बिल्कुल ठीक। शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सनम करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अब वक्त हो चला है कक्षा 8 के विद्यार्थियों का। हमारा विषय है गणित, पाठ 1, परिमेय संख्याएं। हमारे अध्यापक हैं सोहन लाल गुप्ता जी। प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 8 के परिमेय संख्याएं पाठ को समझने से पहले हम संख्या रेखा पर दौड़ लगाते हैं। बच्चों हम एक ऐसा बैग लेकर दौड़ रहे हैं जिसमें अनंत संख्याएं आ सकती हैं। सर्वप्रथम हमने संख्या रेखा पर स्थित संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आदि संख्याएं बैग में डाली। पता है बच्चों, इस बैग में जो संख्याएं आ चुकी उनका नाम है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। बच्चों 1, 2, 3, 4 से अनंत तक आ चुकी इन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। याद रखिएगा। अब हमने इसी बैग में शून्य को भी गिराया। पता है बच्चों, बैग में शून्य के आते ही संख्याओं का नाम अब प्राकृत संख्याओं से बदलकर हो गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। बच्चों देखा आपने, केवल शून्य के आने से नाम बदल गया। ये शून्य, जीरो भी गजब संख्या है। आइए एक बार दौड़ को रोककर शून्य से योग यानी एडिशन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन एवं भाग अर्थात डिवीजन के बारे में समझते हैं। बच्चों यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 7 + 0 = 7, 11 + 0 = 11, 5 + 0 = 5 आदि आदि। यदि शून्य को किसी संख्या में से घटाया जाए तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 - 0 = 5, 7 - 0 = 7, 10 - 0 = 10। लेकिन यदि शून्य में से किसी संख्या को घटाया जाए तो उसका ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे 0 - 7 = -7, 0 - 11 = -11 और 0 - 5 = -5 और 0 - 17 = -17। यदि शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमें मान शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 5 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, 8 × 0 = 0 और 11 × 0 = 0। यस, जहां तक शून्य में किसी प्राकृत संख्या का भाग दिया जाए तो मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0/2 = 0, 0 / 3 = 0, 0 भाग 11 = 0। लेकिन यहां ध्यान देना बच्चों, यदि शून्य से भाग देना हो तो उसका कोई मान नहीं होता है, क्योंकि उसे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड कहा गया है। इसलिए ही कुछ परिभाषाओं में आप देखेंगे कि शून्य से भाग देने के लिए मना किया गया है। आइए बच्चों, शून्य के बारे में जानकारी करने के बाद मैं पुनः उसी बैग के साथ दौड़ लगाते हुए संख्या रेखा पर स्थित शेष संख्याओं में से -1, -2, -3, -4 आदि संख्याएं बैग में गिराते हैं। पता है बच्चों, बैग में आ चुकी इन संख्याओं का नाम एक बार पुनः बदल गया। अब बैग में आ चुकी संख्याओं का नाम हो गया पूर्णांक, इंटीजर्स। तो देखा आपने, प्राकृत संख्याओं में शून्य के आने से पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई
और अब ऋणात्मक संख्याएं और आने से पूर्णांक प्राप्त हुई। अब हमने संख्या रेखा पर नजर डाली तो हमें 0 व 1 के मध्य भी अनंत संख्याएं नजर आई, जैसे 1/4, 1/2, 3/4 आदि। हमें लगा जैसे ये संख्याएं हमें कह रही है हमें भी इस बैग में ले लीजिए ना, और हमने इन संख्याओं को भी बैग में डाल लिया। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः बैग में आ चुकी इन संख्याओं का नाम बदलना पड़ा और इन संख्याओं का नाम हो गया परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। आज हम इन्हीं परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संख्या रेखा पर अभी भी काफी संख्याएं रह गई है जो हमारे बैग में नहीं आई है। उन संख्याओं का नाम है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। उनको हम इस बैग में नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम एक दूसरे बैग का उपयोग करेंगे और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से कक्षा 9 व 10 में अध्ययन करेंगे। कुछ बच्चे संख्या रेखा पर दौड़ते दौड़ते थक गए लग रहे हैं, तो अब हम दौड़ के बाद में कक्षा में बैठकर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम हम योग यानी एडिशन, व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन, गुणन, मल्टीप्लिकेशन एवं भाग, डिवीजन के लिए संवृत, क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है पर विचार करते हैं। यदि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोजर है। यदि 2 परिमेय संख्याओं में व्यवकलन किया जाए तो भी सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए संवृत है। इसी प्रकार यदि 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए तो सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात परिमेय संख्या गुणा के लिए संवृत है। जहां तक परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या से भाग की बात है, केवल 0 से विभाजित करना है परिभाषित है। इस स्थिति के कारण ही परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं की तरह ही प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स एवं पूर्णांक, इंटीजर्स के लिए संवृत गुणधर्म के लिए अधिक जानकारी के लिए आप प्रयास कीजिए। अब हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय, कम्यूटेटिविटी के बारे में विचार करते हैं। परिमेय संख्याएं योग एवं गुणन अर्थात एडिशन एवं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रम विनिमय है, अर्थात a + b बराबर है b + a के, एवं a गुणा b बराबर है b गुणा a के। 5 + 7 बराबर 7 + 5 बराबर 12, एवं 7 गुणा 9 या 9 गुणा 7 दोनों स्थितियों में 63 प्राप्त होता है। जबकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन एवं भाग के लिए अर्थात सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। a - b बराबर नहीं है b - a के, एवं a/b बराबर नहीं है b/a के। अब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में आप प्रयास कीजिए। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के साहचर्यता गुणधर्म यानी कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में विचार करते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग, एडिशन एवं गुणन, मल्टीप्लिकेशन साहचर्य है, यानी a प्लस ब्रैकेट में b + c रखा जाए और बराबर है a + b ब्रैकेट में रखा जाए प्लस c के। इसी तरह से a गुणा b + c ब्रैकेट में बराबर है a गुणा b ब्रैकेट में गुणा c के। जबकि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन एवं भाग, डिवीजन साहचर्य नहीं है, क्योंकि 5 माइनस ब्रैकेट में 7 - 3 बराबर नहीं है 5 - 7 ब्रैकेट के बाहर -3 के। इसी तरह से -10 को डिवाइड किया जाए 2 से और फिर उसके बाद में जो प्राप्त हुआ उसको डिवाइड किया जाए -5 से, तो वो बराबर नहीं है -10 को भाग दिया जाए किससे? 2 डिवाइडेड बाई -5 से। शून्य की भूमिका में आपको बताया गया था कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है, अर्थात 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। जैसे 5 + 0 बराबर 5, 7 + 0 बराबर 7,
आदि। अंक 1 की भूमिका में आप देखेंगे कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। एक संख्या का ऋणात्मक मान उसका योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहलाता है। 1 का ऋणात्मक मान -1 है, क्योंकि 1 प्लस -1 बराबर 0। हम कहते हैं कि a बटे b का योज्य प्रतिलोम -a बटे b होगा। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल एक ऐसी संख्या होती है जो मूल संख्या से गुणा होकर गुणनफल 1 देती है। जैसे 8 बटे 21 का व्युत्क्रम 21 बटे 8 होगा, क्योंकि 8 बटे 21 गुणा 21 बटे 8 बराबर 1। -5 बटे 7 का व्युत्क्रम 7 बटे -5 होगा। इसे -7 बटे 5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि -5 बटे 7 गुणा 7 बटे -5 बराबर 1। बच्चों याद रखिए, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। व्युत्क्रम का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। परिमेय संख्याओं a, b और c के लिए a ब्रैकेट में है b प्लस c, तो a गुणा होके बनाएगा ab प्लस ac, और a ब्रैकेट में b माइनस c तो गुणा होके बनाएगा ab माइनस ac। आइए बच्चों, आपको कितना समझ आया? कुछ प्रश्न उत्तर हो जाएं। पहला प्रश्न नंबर 1, योज्य प्रतिलोम बताइए। एक उदाहरण हम बता रहे हैं। 2 बटे 8 का योज्य प्रतिलोम -2 बटे 8 होगा। -5 बटे 9 का योज्य प्रतिलोम सोचिए, अब बिल्कुल सही 5 बटे 9 होगा। -6 बटे -5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते समय सावधानी रखिए, क्योंकि -6 बटे -5 से अर्थ 6 बटे 5 ही है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम -6 बटे 5 होगा। फोर्थ प्रश्न, इसी का फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं। 2 बटे -9 का योज्य प्रतिलोम 2 बटे 9 होगा। 19 बटे -6 का योज्य प्रतिलोम बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, 19 बटे 6 होगा। प्रश्न नंबर 2 व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल पे आधारित है। व्युत्क्रम इसका दूसरा नाम गुणन प्रतिलोम है बच्चों। -13 का व्युत्क्रम -1 बटे 13 होगा। -13 बटे 19 का व्युत्क्रम 19 बटे -13 होगा। 1 बटे 5 का व्युत्क्रम 5 बटे 1 अर्थात 5 होगा। प्रश्न नंबर 3 में हम इस तरह के प्रश्न ले रहे हैं। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? 0। बिल्कुल ठीक, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, ये बताइए तो। हाँ, 1 और -1। बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम भी 1 है और -1 का व्युत्क्रम भी -1 होगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के समान है वो कौन सी है बच्चों? 0। बहुत अच्छे, क्योंकि 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होगा। आइए बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण को समझें। जैसा हमने शुरुआत में संख्या रेखा पर दौड़ते हुए बैग में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं को बैग में इकट्ठा किया था, अब हम इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। सर्वप्रथम प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर दाईं ओर अपरिमित रूप से बढ़ती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। पूर्ण संख्याएं, ये संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु 0 के बाईं ओर कोई संख्या नहीं होती है। 0 1 2 3 से अनंत तक। पूर्णांक, ये संख्याएं अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 से अनंत तक मिलती है। क्या 0 व 1 के मध्य भी संख्याएं हमें इस संख्या रेखा पर नजर आ रही है, जैसे 1/2 या 3/4? जवाब है नहीं।
पूर्णांक में 1/2 अथवा 3/4 जैसी संख्याएं नहीं दिखती है। इस हेतु हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। यदि हम संख्या रेखा पर 1/2, 3/2, 5/2 आदि संख्याएं दर्शाना चाहते हैं तो 0 व 1 के मध्य का बिंदु 1/2 तथा 1 व 2 के मध्य का बिंदु 3/2 एवं 2 व 3 के मध्य का बिंदु 5/2 को दर्शाएगा। यदि हम संख्या रेखा पर 1/3, 2/3 को दर्शाते हैं तो अंश व हर पर नजर डालें तो हर में संख्या 3 है, जो हमें कह रही है कि आप 0 से 1 के मध्य की दूरी को 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। तो 0 से अगला बिंदु 1/3, उसके बाद 2/3 और फिर 3/3 अर्थात 1 होगा। इसी प्रकार 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 डॉट 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 आदि का अभ्यास आप स्वयं कीजिए। पाठ के अंत में हमें दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखते हैं। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। इसलिए किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर जिसमें 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो संभव है आपके उत्तर पाठ्य पुस्तक की उत्तरमाला से अलग हो या फिर आपके सहपाठी के उत्तरों से भिन्न हो। कारण वही अनंत संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में ज्ञात की जा सकती। बच्चों, ये अनंत संख्याएं उन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3/10 और 7/10 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आसानी से 4/10, 5/10, 6/10 लिखी जा सकती हैं। लेकिन यदि 3/10 और 7/10 के मध्य 8 परिमेय संख्या लिखनी हो तो हम 3/10 के तुल्य भिन्न 30/100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7/10 के तुल्य भिन्न 70/100 लिख सकते हैं। अब आप आसानी से इनके मध्य की 8 परिमेय संख्याएं 31/100, 32/100, 33/100 डॉट 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 आदि लिख सकते हैं। याद रहे 31/100 से 69/100 यानी कि 69/100 तक की परिमेय संख्याओं में से कोई भी 8 संख्याएं लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिमेय संख्याएं भी मिल सकती हैं जिसमें हर समान नहीं हो। जैसे -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हम पहले 6 तथा 8 का लघुत्तम अर्थात एलसीएम 24 वाले हर के रूप में संख्याएं प्रकट करते हैं। जैसे -5/6 को 4 से अंश और हर को गुणा करने पे हमारे को मिला -20/24 तथा 5/8 में अंश व हर को 3 से गुणा करने पे मिला 15/24। अब हम -20/24 से 15/24 तक की 10 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे -19/24, -18/24, -17/24, -16/24 डॉट 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 कहां तक 14/24 प्लस के तक। प्यारे बच्चों, कभी कभी बड़े आसान सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसे में 1, 0, -1, -2, -3 भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक सभी तो हैं। तो बताइए, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या होगी? बिल्कुल सही, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। इसी प्रकार अनंत संख्याएं उत्तर के रूप में हो सकती हैं। बच्चों, संभवतया आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना एवं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना आसानी से समझ आ गया होगा। आप अभ्यास के द्वारा इसे और आसान बना सकते हैं। नमस्कार बच्चों।
अब वक्त है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, पाठ 2, भारत में राष्ट्रवाद। प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं सुरेंद्र विश्नोई जी। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भारत में राष्ट्रवाद तथा उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद को इस पंक्ति के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है कि भरा नहीं है भावों से बहता जिसमें रस धारणी, भरा नहीं है जो भावों से बहता जिसमें रस धारणी, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि है। राष्ट्रता की भावना किसी राष्ट्र के नागरिकों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना है। राष्ट्रवाद के तहत उस राष्ट्र के निवासी अपने आप को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर एकजुट मानते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के अनेक कारण रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, इतिहास का पुनर्लेखन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, समाचार पत्रों तथा साहित्य की भूमिका एवं पाश्चात्य शिक्षा इत्यादि प्रमुख हैं। विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी प्रक्रिया से हुआ है, जिसमें राष्ट्रवाद का विकास अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। राष्ट्रवाद के विकास में भारत में 1857 की क्रांति प्रथम महत्वपूर्ण आधार है। इस क्रांति के विभिन्न समुदायों में अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ये क्रांति विफल रही, लेकिन इस क्रांति के कारण भारत के विभिन्न समुदायों में निकटता आई तथा राष्ट्रवाद की भावना प्रस्फुटित होने लगी। 1885 में भारत के विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में बांधने तथा उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी का भारत आगमन के साथ ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना हिलोरे मारने लगी। गांधी जी ने अफ्रीका में चलाए गए नस्ल भेदी सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया। इसके तहत गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसके पश्चात गांधी जी ने 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। इसके पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मालिक तथा मजदूर संघर्ष के बीच समझौता करवाया। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर रोलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। रोलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में एक एक्ट पारित किया, जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत राजद्रोह के संदेह मात्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था तथा प्रतिबंधित पुस्तकों को रखने के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के माध्यम से संदेह मात्र के आधार पर किसी की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, जमानत मांगने आदि के अधिकार युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास में रख लिए। मोतीलाल नेहरू ने इसे न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून कहा। इस एक्ट के तहत अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। यह स्थल कहने को तो एक बाग था, लेकिन वास्तव में एक ऐसा मैदान था जो तीनों ओर से मकानों से घिरा हुआ था तथा इसमें आने जाने हेतु एक छोटा सा मार्ग था। इस सभा के निहत्थे आम नागरिकों पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसके कारण सैकड़ों नागरिक मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से चलाए गए आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाई, जिसके कारण भारत के आम नागरिकों सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश सरकार ने इन राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत नागरिकों को निर्ममतापूर्वक कुचलना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैलने लग गई, जबकि गांधी जी इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे। इस कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था,
लेकिन इस आंदोलन का विस्तार शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था। वहीं इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी व्यापक रूप से नहीं थी, जबकि गांधी जी ऐसे आंदोलन में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी समुदायों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इसके लिए गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में तुर्की की पराजय हुई तथा तुर्की समुदाय का विभाजन कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम समुदाय के लोग खलीफा अर्थात सर्वोच्च धर्मगुरु मानते थे। तुर्की साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करने तथा खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए भारत में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने हेतु एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा इस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया तथा 1920 में गांधी जी को इस कमेटी का नेतृत्व करने का अधिकार सौंप दिया गया। प्यारे बच्चों, गांधी जी का ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये सुनहरा अवसर है, इसका उपयोग भारत को आज़ादी दिलाने में किया जा सकता है। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का ये मत था कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी। यदि भारतीय लोग अपना सहयोग वापस लें तो ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। इसी के आधार पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। वहीं संरचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना करना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करना, चरखे के द्वारा सूत काटना, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना तथा अस्पृश्यता समाप्त करना आदि थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया। इस आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया। ये आंदोलन शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया। देश में चल रहे विभिन्न आंदोलन जैसे किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन आदि इसमें शामिल हो गए। प्यारे बच्चों, अवध में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन तालुकेदार तथा जमींदारों के खिलाफ था। प्रारंभ में कांग्रेस ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे अवध का किसान आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इस स्वरूप से कांग्रेस नेतृत्व ने इस आंदोलन के प्रति नाराजगी प्रकट की। 1921 में आंदोलनकारियों ने तालुकेदारों तथा व्यापारियों के घरों पर हमले प्रारंभ कर दिए। स्थानीय नेता किसानों को ये समझा रहे थे कि गांधी जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब कोई भी लगान नहीं देगा तथा जमीन को गरीबों में बांट दिया जाएगा। किसानों की यह अवधारणा गांधी जी की विचारधारा से भिन्न थी। प्यारे बच्चों, किसानों की तरह आदिवासी आंदोलनकर्ताओं ने भी गांधी जी के स्वराज का कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया। आंध्र प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। इनका आंदोलन जंगलों में विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के खिलाफ था। अलूरी सीताराम राजू के अनुसार इस जंगलों पर आदिवासियों का परंपरागत अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अलूरी सीताराम राजू ने स्वयं को ईश्वरीय अवतार माना। इन्होंने गांधी जी का व्यापक रूप से गुणगान किया तथा स्वयं को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। साथ ही इन्होंने ये घोषणा की कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। 1924 में अलूरी सीताराम राजू को फांसी की सजा दे दी गई। प्यारे बच्चों, किसानों, आदिवासियों की तरह मजदूरों ने भी स्वराज्य से संबंधित गांधी जी से भिन्न अर्थ निकाला। असम में बागान मजदूरों को अधिकारियों के बिना अनुमति अपने गांव आना जाना मना था। इन मजदूरों ने स्वराज्य का अर्थ ये निकाला कि अब हम बिना अधिकारियों की इजाज़त के कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके कारण हजारों बागान मजदूरों ने अपने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया और बागान छोड़कर अपने गांव चले गए। इसके कारण ये बागान मजदूर मुसीबतों में फंस गए तथा रेलवे की हड़ताल होने के कारण गांव नहीं जा पाए। इन विभिन्न समुदायों में स्वराज्य का भिन्न भिन्न अर्थ निकाला गया
तथा अपने अपने नजरियों से परिभाषित किया गया। इन समुदायों ने सोचा कि हमारी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। हालांकि इनकी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो पाया, लेकिन सभी समुदायों के लोगों में एक अखिल राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। किसान, आदिवासी तथा मजदूरों ने गांधी जी के नाम पर नारे लगाए तथा अपने आंदोलन को कांग्रेस तथा राष्ट्र के नाम पर जोड़कर देखते थे। अतः इस प्रकार के आंदोलन एक क्षेत्र में सीमित नहीं होकर संपूर्ण देश में फैले हुए थे। इन आंदोलन ने भारत में आम नागरिकों को राष्ट्र के अत्यधिक नजदीक ला दिया। प्यारे बच्चों, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के दमन के कारण एक जुलूस हिंसक हो गया तथा पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी अत्यधिक आहत हुए, क्योंकि गांधी जी ये आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे। इस दुखद घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन के स्थगन के कारण कांग्रेस वैचारिक रूप से 2 भागों में विभाजित हो गई। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया। इस आंदोलन की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह आंदोलन अपने स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो सका, जबकि गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का वादा किया था। स्वराज दल। प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि का मानना था कि 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत विधान मंडलों के चुनाव में भाग लेना चाहिए तथा काउंसिल में प्रवेश करके जन विरोधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। इस विचार के तहत 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया। कांग्रेस के इस आंतरिक बहस और असहमति के माहौल में 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। ये तत्व थे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा साइमन कमीशन। प्यारे बच्चों, भारत में उत्तरदायी शासन लागू करने, संवैधानिक सुधार पर सुझाव देने तथा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की निरंतरता बनाए रखने या नहीं रखने एवं भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जांच करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत में आते ही साइमन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए तथा पुलिस की लाठियां खाते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। इस घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को अत्यधिक बढ़ावा मिला। भारत में इस प्रकार के विरोध का सामना करने पर वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के कुछ उत्तरदायी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, जबकि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, जिसे कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मान लिया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे बच्चों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति गांधी जी के दिशा निर्देशों में होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। लॉर्ड इरविन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। 240 मील की ये यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये नमक कानून तोड़ना इस तत्व का प्रतीक था कि अब हम ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से
पेरिस मार्च से की। इस आंदोलन के कार्यक्रमों में मुख्यतः नमक कानून को तोड़ना, शराबबंदी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा, स्वदेशी अपनाना, सूत काटना आदि प्रमुख थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों आदि ने भाग लिया। इस आंदोलन के तहत चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना करके राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जाहिर किया। पश्चिमोत्तर सीमा पर अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतगार ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस दरमियान 1930 में ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने लॉर्ड इरविन को कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए कहा। इस कारण से 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ। इसमें गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में अधिकांश मांगों को मान लिया गया। इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने पर सहमत हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को सफलता नहीं मिली तथा पुनः भारत आ गए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे मंद पड़ गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत में विभिन्न सामाजिक समूह की भागीदारी थी, लेकिन सभी समूह स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह अछूत वर्ग का था। 1930 के बाद स्वयं को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। गांधी जी इसके उद्धार हेतु आगे आए तथा इस समूह का नाम हरिजन दिया तथा गांधी जी इसके अधिकारों हेतु प्रयास करने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर का गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलितों के लिए प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों को आरक्षित किया गया। प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि ये एक ही राष्ट्र के अंग है। सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों से चलते पैदा हुई थी। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जरिए राष्ट्रवाद लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व लोक गीत, चित्र व प्रतीक सभी में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता के रूप में होने लगी। इसका प्रारंभ बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखकर किया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने से मजबूत हुआ। राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। इन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को पैदा करने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक किया। बंगाल में तिरंगा झंडा स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। सफेद, हरे व लाल रंग के साथ चरखे को स्थान दिया गया। प्यारे बच्चों, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास की व्याख्या जरूरी थी। भारतीयों ने अपने लोगों की महान उपलब्धियों, गौरव में प्राचीन कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला इत्यादि के बारे में लिखना शुरू किया। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष एवं परेशानियों को स्वतंत्रता आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश में एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जिस राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था वे औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था। धन्यवाद।
भाई कितनी अच्छी जानकारी दी ना हमारे अध्यापक गणों ने। जितनी लगन और मेहनत से हमारे अध्यापक तैयार करके लाते हैं, उतनी ही लगन से आप भी अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, तभी तो हमारा ये शिक्षावाणी कार्यक्रम लाने का जो प्रयास है वो सार्थक हो सकेगा। प्यारे बच्चों, अब दीजिए अपनी समता दीदी को अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।